भाई गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत ही गंभीर परिस्थिति है पूरे कंट्री की, पर फिर भी हमको बचे रहना है। अपना स्लोगन तो आपको पता ही है, बी पॉजिटिव स्टे नेगेटिव। घर पे रहो, सेफ रहो, काम करते रहो, बस काम करते रहो। इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि सेफ रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। तो आप सबकी जिम्मेदारी है फिजिक्स की तरफ और पढ़ाई की तरफ। ओके, तो इस जनहित में जारी संदेश के साथ काम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम शुरू किया था और हमने क्या क्या देखा था उस सब पे एक नजर मारते हैं। काफी एक्सपेरिमेंट देखे गए थे एंड पता चला था चार्जेस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। भाई तीसरा कोई टाइप नहीं होता भाई, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल whereas unlike charges attract। बढ़िया है, चलो अच्छा है, थोड़ा बहुत याद है आपको। फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, वो ग्लास रॉड वगैरह सबको हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में। इफ यू रिमेंबर, हमने ग्लास रॉड को वेरी गुड सिल्क क्लॉथ के साथ तो रब करने पर हमने पाया था कि ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव बन गया एंड सिल्क क्लॉथ जो है वेरी गुड। ऐसी एक और एक्सपेरिमेंट में वी हैड अ प्लास्टिक रॉड, या बराबर, फर क्लॉथ के साथ। तो इससे प्लास्टिक रॉड जो है नेगेटिव हो गया, वेरी वेल, एंड फर जो है ओके, तो फर हो गया पॉजिटिव। इस तरह कामकाज हुआ। आगे बढ़े हम, उसके बाद क्या क्या देखा हमने ये देखा कि एटम में पूरा संसार मैटर से बना हुआ है, मैटर एटम से बना हुआ है। एंड एटम्स में तीन टाइप के चार्ज होते हैं। वी हैड प्रोटॉन्स, वी हैड इलेक्ट्रॉन्स एंड वी हैड न्यूट्रॉन्स। Protons were positively charged, electrons were negatively charged, and neutrons did not have any charge. भाई प्रोटॉन्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। भले ही ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, पर दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज की वैल्यू सेम है। उस वैल्यू को कहते हैं E, जिसकी मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ओके, फिर आगे बढ़े, हमने ये देखा कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। एज अ रिजल्ट जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज ऑन एन एटम इज 0। नेट चार्ज ऑन एन एटम, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, एज अ रिजल्ट इज 0। सो एन एटम, ये बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी गुड, अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एज अ रिजल्ट ऑल मैटर इन दिस यूनिवर्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मैटर का जन्म सिद्ध अधिकार है। सो ऑल मैटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो हरदम, भले तुम मैटर को चार्ज भी कर दो, फिर भी वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लाने की भरपूर कोशिश करेगा। थोड़ी देर में वो न्यूट्रल हो ही जाएगा। अच्छा, जब हम इसको इससे घिस रहे थे या इसको इससे घिस रहे थे, क्या ट्रांसफर हो रहा था एक बॉडी में से दूसरे बॉडी तक? ओनली इलेक्ट्रॉन्स। यू रिमेंबर, ओनली इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक ब्लू कलर में लिखी जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, only electrons can be transferred from one body to another। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करे, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। पाप धुल जाते हैं ना उसके, तो पॉजिटिव हो जाता है। एंड अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो नेगेटिव हो जाता है। याद आ रही है सब बातें? If a body loses electrons, it becomes positive, and if a body gains electrons, it becomes negative। फिर हमने आगे देखा methods of charging,
उसमें हमने ये भी देखा, ये सब आइडिया फिर से देखे हमने, चार्जिंग में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हुए देखे। एंड दूसरे टाइप का ये देखा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, इट वाज अ वेरी लवली प्रोसेस, इट वाज वेरी गुड, चार्ज इज मेजर्ड, वेरी गुड, यूजिंग अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक्चुअली ये नाम गलत है, गोल्ड लीफ एक ही लीफ नहीं है, 2 लीफ है। तो एक्चुअली एक डब्बे में एक डब्बा रहता, उसमें एक होल रहता एंड एक मेटल की रॉड है, और ये मेटल की रॉड के ऊपर ये मेटल का नॉब है। ऑलराइट, दिस इज अ मेटल नॉब, मील नहीं मेटल, क्या भूख लगी है क्या? एंड दिस इज अ मेटल रॉड, एंड इस डब्बे में ये रॉड के साथ 2 लीफ बांधे हुए हैं। दीज आर 2 गोल्ड लीव्स। ऐसे अब जैसे कोई चार्ज बॉडी, जैसे से मेरे पास एक रॉड है सपोज, जैसे ही वो रॉड में इस मेटल नॉब को टच करता हूं, डोंट यू अग्री, मेटल इज अ कंडक्टर, दिस मेटल रॉड इज अ कंडक्टर, तो ये चार्ज इसके द्वारा फ्लो होते होते इन दोनों पे लग जाएगा। एंड सपोज मैं प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफर करता हूं इसको, तो ये प्लस क्यू चार्ज यहां आएगा, एंड दोनों जो लीव्स हैं उनको ये चार्ज इक्वली बटेगा, है कि नहीं? तो हर एक पे कितना चार्ज आ जाएगा? चाचा, ये प्लस क्यू उतर रहा है और इन दोनों को मिल रहा है। आपको ये पत्ते अच्छी तरह नजर तो आ रहे हैं ना? मुझे ऐसा लगा नहीं कि आपको पत्ते नजर आ रहे हैं। ये पत्ते, हाँ जो भी है। तो अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्लस क्यू चार्ज इसके थ्रू होते हुए यहां आया और इन दोनों को मिल गया, तो दोनों पे प्लस क्यू बाई टू हो गया। इनिशियली दोनों पे चार्ज 0 था तो दोनों शांति से रहते थे, अब दोनों पे प्लस क्यू बाई टू होने से अब क्या होगा? रिपल्शन। सो दोनों पहले शांति से बैठते थे, अब दोनों में प्लस क्यू बाई टू आने से रिपल्शन हो गया। अगर मैं और चार्ज डालूं, डू यू अग्री, रिपल्शन बढ़ता जाएगा, एंड जितना रिपल्शन होगा उससे हमको पता चलेगा कि कितना चार्ज हमने दोनों पत्तों पे डाला है। डू यू अंडरस्टैंड? जितना रिपल्शन होगा, अगर छोटा चार्ज होगा तो छोटा रिपल्शन होगा, बड़ा चार्ज डालोगे तो बड़ा रिपल्शन होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, या सॉरी, अगर इस पे भी प्लस क्यू बाई टू और इस पे भी प्लस क्यू बाई टू है, प्लस और प्लस के बीच में किस तरह का फोर्स होना चाहिए? तो अट्रैक्शन का तो सीन ही पैदा नहीं होता ना। और दोनों इतने तो नजदीक है, अट्रैक्ट होके कहां जाएंगे? एक दूसरे में समा जाएंगे? अट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता बेसिकली, फिर भी दोनों थे तो साथ साथ ही। अब दोनों पे लाइक चार्जेस आने की वजह से रिपेल होंगे, जितना ज्यादा चार्ज हो उतना ज्यादा रिपल्शन हो। सो द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, जितने डाइवर्ज होते हैं, सो ड्यू टू लाइक चार्जेस ऑन बोथ लीव्स, जी 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 जी, ये तो बेसिक आइडिया है। इसके आगे चीजों में तो काफी है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को विकिपीडिया में देखेगा तो काफी अलग ही चीज होगी वो। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप्स, दिस इज द मोस्ट बेसिक, बराबर, जिसमें द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द पत्ते विल गिव अस द आइडिया कि ये पत्ते दिखाओ कितना डाइवर्ज होते हैं, क्या होते हैं करके। हाँ साहब, जो हुक्म। और कुछ बनाओ आपके लिए, पास्ता, पिज्जा, बराबर। तो ये ठीक रहेगा, चलेगा, ये काम चल जाएगा। वेरी गुड, चलो अच्छा है, काम चल गया, अपना माल बिक गया। सो दे एक्सपीरियंस रिपल्शन एंड दे डाइवर्ज। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस टेल्स अस द अमाउंट ऑफ चार्ज that is deposited on the spheres, fair on the leaves. All right, so this is what is called a gold leaf electroscope. इस डिटोर के बाद हम आगे बढ़ते हैं।
सो आई होप आपने नाम तो लिख लिया होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सॉरी, हाँ लीफ गोल्ड के होते भाई, सचमुच में गोल्ड के होते हैं। डिटोर मतलब हम जा रहे थे एक जगह और अचानक, जैसे फॉर एग्जांपल तू लेने जाता है कपड़े और अचानक रास्ते में गोलगप्पे की दुकान मिल जाती है गली में, तो तू गली में चला जाता ना कि गोलगप्पे खा के आते, पानी पूरी खा के आते, फिर आते वापस, उसको डिटोर कहते हैं। तो ये था डिटोर हमारा। एंड अब तीसरा आइटम, हमने दो टाइप के चार्जिंग को देख लिए, अब ये तीसरा जबरदस्त है ये आइटम, इंडक्शन। मैंने आपसे पहले कहा था चार्जिंग में 3 मेथड है। फर्स्ट वाज चार्जिंग में फ्रिक्शन, घिसना। सेकंड वाज चार्जिंग बाय कंडक्शन, टच करना। और ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सर अब क्या करोगे? मैं बगैर टच किए बॉडी को चार्ज करने वाला हूं। जस्ट इमेजिन, प्योर मैजिक, बगैर टच किए बॉडी को चार्ज करने वाला हूं। सो लेट मी डिफाइन दिस प्रोसेस फर्स्ट। सो द प्रोसेस, ये पेन की तो परिस्थिति गंभीर, पेन चेंज करनी पड़ेगी। सो द प्रोसेस in which charging of a body takes place without actual physical contact with a charged body, without actual physical contact with a charged body is called induction. इट इज एज सिंपल एज, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सपोज क्लास में खड़ा हूं और मैं किसी से बोलता हूं फला फला स्टैंड अप, गिव मी द आंसर, व्हाट डू यू थिंक ही विल डू? डू यू थिंक ही विल स्टैंड अप? यस सर, यस सर। अच्छा, क्या मैंने उसको धक्का मारा? नो सर। क्या मैंने उठाने में उसको टच किया? नो सर। पर वो उठा, क्योंकि मेरे लिए उसके माइंड में रिस्पेक्ट होगी, तो वो उठा। तो इसी तरह का बगैर फिजिकल कांटेक्ट के चीजों को चार्ज कराने के प्रोसेस का नाम है इंडक्शन। ओके सर, डेफिनेशन तो समझ में आ गया, अब किया क्या जाएगा? ओके, आई होप आपने डेफिनेशन देख लिया हो। देख लिया डेफिनेशन? यस सर। ओके, यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन हो चुका है और अब बी प्रिपेयर्ड फॉर सम मैजिक। I have got 2 electrically neutral spheres. So we have 2 electrically neutral spheres. I hope you understand the meaning of electrically neutral spheres. जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज, बराबर, बॉडी में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। ओके, ये 2 स्फीयर हैं और दोनों साथ साथ है, आइडेंटिकल हैं और दोनों को टचिंग करते हुए रखा गया है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, वो मैं धीरे धीरे इसके करीब लाता जाऊंगा। सो वी ब्रिंग a positively charged rod near this system. ओके, तो ये मेरे दोनों स्फीयर्स का सिस्टम है एंड ये वाई बहुत बड़ा हो गया, वाई वाई मिठाई वाला। एंड मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड हौले हौले इसके करीब लाता हूं। ओके, अच्छा, ये दोनों स्फीयर्स में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। अब बूझिए जरा, अगर मैं ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड धीरे धीरे नजदीक लाता हूं, इन स्फीयर्स में से कौन से चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस रॉड की तरफ, एंड कौन से चार्ज रिपेल होंगे? सो नेगेटिव इस तरफ प्रयाण करेंगे एंड पॉजिटिव उस तरफ प्रयाण करेंगे।
सो इट्स एज सिंपल एज इट्स गेट। ये जैसे शाहरुख खान आता है स्टेज पे, लड़कियां हे करके आती है, शाहरुख आया शाहरुख आया, और बंदे सारे बोलते हैं अरे मेरे में क्या कमी है यार, क्या शाहरुख खान क्या है, मैं उससे बेटर हूं। राइट, डू यू एग्री? सो ये पॉजिटिवली चार्ज जैसे ही नजदीक आने लगता है, ये नेगेटिव इस तरफ आने लगते हैं, पॉजिटिव रिपेल होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद क्या सिचुएशन होगी वो ये डायग्राम बताएगा आपको। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्फीयर बड़े होते जा रहे सर, स्फीयर बड़े होते जा रहे हैं यार, ये कोई इंसान थोड़ी है जो बड़े होते जा रहे हैं। सर थोड़ा छोटा करो, हाँ अब ठीक है। भाई लड्डू की बात मत कर यार, मेरा फेवरेट है। थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है सर। अब भाई गर्मी तो दी नहीं हमने, भाई जो भी है अब ठीक है यार, अभी इतना भी वो नहीं है जी, समहाउ मैनेज। तो ये रॉड काफी करीब आ चुका है, कैन यू सी, काफी करीब। यस सर। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज एकदम इस सरफेस पे आके अटक जाएंगे, माय गॉड, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आके चिपक जाएंगे। हाँ वैसे ये भी है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव से अट्रैक्शन भी हो रहा है और दूसरे नेगेटिव से रिपल्शन भी हो रहा है। फिलहाल नेट फोर्स 0 है, यहां नेगेटिव चार्जेस अटक जाएंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज अटक जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आप एक काम करो, आप इन दोनों स्फीयर को थोड़ा सा अलग थलग कर दो। क्या कर दो? अलग करेंगे। हाँ, रॉड को वहीं रखो, रॉड की उंगली मत करना। तो आप देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज यहीं रह गए, पॉजिटिव चार्ज यहां रह गए, और अब दोनों के बीच में आ गया डिस्टेंस। ये चार्जेस इसलिए फ्लो हो रहे थे क्योंकि दोनों के बीच में सरफेस कांटेक्ट में था। डू यू एग्री? अब मैंने कांटेक्ट हटा दिया है एंड नेगेटिव चार्ज यहां रह गए, पॉजिटिव चार्ज यहां रह गए। अपना तो काम हो गया बंधु। तो जो रॉड लाए थे ना, धीरे धीरे उस रॉड को दूर ले जाओ। बराबर, जिस काम के लिए रॉड लाए थे वो तो काम हो गया, अब धीरे धीरे इस रॉड को घर ले जाओ। रॉड उड़ गया, और अब बेचारे ये सारे नेगेटिव चार्ज किसको देखने आए थे? वो तो चला गया, तो पॉजिटिव तो चला गया। तो अब अगर कोई शाहरुख खान का शो देखने जाता है और शाहरुख खान चला जाता है तो पब्लिक क्या करती है? चलो भाई अपने अपने घर, है जी, शाहरुख खान तो चला गया। तो ये सारे नेगेटिव चार्ज स्फीयर में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एंड इंस्टेड ऑफ टू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर्स नाउ यू गेट अ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर एंड अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। कैन यू सी दिस? दिस इज अ नेगेटिवली charged sphere and this is a positively charged sphere. अच्छा, ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी फ्रॉम यहां से लेकर यहां तक, at any point of time have I touched this rod to any of the spheres? No sir. No sir. So is there any physical contact with the charged body? Nahin. So I have achieved negative and positively charged spheres differently without touching the rod at any point of time with the system or with any of the spheres. This phenomenon, this procedure, gentlemen, is called charging by induction. Is this agreeable? पहले दो स्फीयर थे और दो स्फीयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। अगर मैं आपके लिए बना भी दूं तो कुछ इस तरह बना पाऊंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कैन यू सी? जितने, सपोज ये स्फीयर है, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, ये स्फीयर है, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। ये रॉड नजदीक लाने से ये सिस्टम के नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आ गए, पॉजिटिव उस तरफ चले गए, इस तरफ उस तरफ अलग कर दिया, अब वो जहां थे वहीं रह गए, एंड एज ए रिजल्ट इस पे प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, बगैर इस रॉड को टच किए एक भी स्फीयर के साथ। इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल जेंटलमैन? Yes sir. दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन।
I am looking at illustration 1.1 right now. Very lovely illustration. I hope you can look at it. And सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिखता बड़ा है, but let me assure you, idea एकदम simple है. How can you charge a metal sphere positively without touching it? Okay, simple one line question. Metal sphere को positively charge करना है. We need to produce a positively charged sphere. लास्ट जो अभी इंडक्शन किया उसमें 2 स्फीयर थे, इस बार एक ही स्फीयर की बात चली. तो सबसे पहला वी टेक एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर. अग्रीएबल? एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर ले लो. एंड व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज. एब्सोल्युटली, नो वन कुड डिनाई दैट. सो लेट अस से 5 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर है ये. एंड अब मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ले आता हूं. वी ब्रिंग वो फर क्लॉथ के साथ रब किया हुआ प्लास्टिक रॉड, वो भी चलेगा. वी ब्रिंग Yes, sir. a negatively charged plastic rod near the sphere. Okay, देखो आलम, अब नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को नजदीक लाने का क्या प्रयोजन है? कौन यहां इस तरफ आएगा? पॉजिटिव चार्ज. सॉरी, पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव इधर, और नेगेटिव भागेंगे. पॉजिटिव विल गेट अट्रैक्टेड और नेगेटिव रिपेल हो जाएगा. एंड जब रॉड एकदम नजदीक लाया गया है, एकदम नजदीक है सब, एकदम एकदम. अब ये मत बोला सर रॉड की साइज भी चेंज होती जा रही है. भाई लाइफ है यार. तो आप देखोगे पॉजिटिव चार्जेस यहां चिपक जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस यहां चिपक जाएंगे ऑपोजिट सरफेस पे. बेचारों को इतना बुरा लग रहा है कि अगर कोई मौका मिलता ना तो स्फीयर में से निकल जाते. तो मैं ऐसा मौका देने जा रहा हूं उनको. मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं अब यहां से एक वायर धरती में डालता हूं. एंड दिस प्रोसीजर, दिस इज अ मेटालिक वायर. ये बार बार मेटल की जगह मील क्यों लिख रहा हूं मैं? एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड अर्थिंग. अर्थ जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है. इलेक्ट्रॉन्स का स्टोर हाउस है ये. तो ये सारे जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस वायर के जरिए धरती में चले जाएंगे. टक 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 टक. ये प्रोसीजर हमारे घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है. जब भी वो घर बनाते हैं, वायरिंग वगैरह करते हैं ना, तो जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी मेटल की प्लेट लगाते हैं और उसमें से जाड़ा सा वायर बिल्डिंग में लाते हैं और हर घर में देते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अर्थिंग. सर इसकी जरूरत क्या है? सपोज आपका एसी है, आपका टीवी है, मेटल बॉडीज है, ओवन है, गीजर है. अगर कभी 3 वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस में, लाइफ, न्यूट्रल एंड अर्थ. उसमें से लाइव और न्यूट्रल, उसमें करंट आता है, बिजली का प्रवाह आता है, पावर फ्लो होता है उसमें. एंड अर्थ का जो तीसरा वायर है ना, उसका एक ही काम है कि गलती से अगर ये लाइव और न्यूट्रल वायर मेटल बॉडी को मिल गए, ये टीवी के या फ्रिज के, और अगर आपने हाथ लगाया, और आप तो कंडक्टर है, तो जैसे हाथ लगाओगे करंट आप में फ्लो होने लगेगा, मृत्यु निश्चित. तो ऐसा ना हो उसके लिए ये अर्थ वायर लगाया जाता है. सारे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके मेटल बॉडी पे आ गए, टीवी के या फ्रिज के या उसके, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के वो धरती में डालने का काम करता है ताकि आपको झटका ना लगे. सो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस तभी कंप्लीट माने जाते हैं जब अर्थ का वायर अच्छी तरह अपना काम सही से कर रहा हो, सही से लगाया गया हो.
बहुत सी जगहों पे अर्थिंग बरोबर नहीं किया जाता तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से शॉक का खतरा रहता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ गुड अर्थिंग वायर. दिस इज द आइडिया ऑफ अर्थिंग. छोटा सा डिटूर ले लिया हमने, फिर से अर्थिंग एक्सप्लेन कर दिए. तो एज आई सेड, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल आइडिया, ये सारे नेगेटिव चार्जेस इस वायर से उतर जाएंगे, धरती में समा गए, चले गए, एंड कौन बचा? सिर्फ पॉजिटिव. अब मैं ये रॉड लाया था ना, अब मैं ये रॉड, मेरा काम हो गया, मैं रॉड वापस ले जाता हूं, और जैसे ही रॉड वापस चला गया, डोंट यू अग्री, ये पॉजिटिव चार्जेस थे, अब अट्रैक्शन का कोई सीन नहीं रहा, तो वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए एंड अपने अपने घरों में चले गए, एंड नाउ यू गेट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड sphere. Isn't this lovely? Yes, sir. Yes, sir. From an electrically neutral sphere, we get a positively charged sphere without touching the negatively charged rod to this sphere at any point of time. Alright, this is the phenomenon of earthing. अच्छा, on the other hand, ये तो illustration 1.1 है, देख लिया आप लोगों ने, उड़ा दूं? अच्छा, ये इलस्ट्रेशन एक्स्ट्रा, मैं इसको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल के हिसाब से देखता हूं. सपोज उन्होंने मुझसे कहा होता, वी नीड टू मेक अ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर. नेगेटिवली चार्ज होता तो क्या? सॉरी, मैं यही पूछने वाली थी. हाँ, नेगेटिवली चार्ज होता तो इस वक्त जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर है, एंड वी नीड टू मेक इट इनटू अ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर. क्या कीजिएगा? अब पब्लिक मेरे को बोलेगी, सर हाँ देखा, सब शान है, सबको इंटेलिजेंस है. सर, वो जो पॉजिटिव चार्जेस स्फीयर है उसको कहां ले जाएंगे? ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आई थिंक. सो वी ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड. पहले इतना तो खा लें, तो इससे कौन अट्रैक्ट होने वाला है? नेगेटिव चार्ज. कौन रिपेल होगा? पॉजिटिव चार्ज. ओके, बार बार बनाने से अच्छा है मैंने जो एग्जिस्टिंग हमारे वो है ना, उसी को यूज कर लिया. तो यहां पे कौन बन जाएंगे? अब आता है सबसे डेंजरस प्रश्न कि सर ये मेटल वायर अब क्या कीजिएगा? आपको ये ये पॉजिटिव जो है ना, उनको हटाना है ना, अब क्या कीजिएगा? सर ये मेटल वायर अर्थिंग का कोई मतलब रहेगा? I want you to think a bit out of the box. पॉजिटिव तो उतर के नीचे नहीं जा पाएंगे, सिंपल बात है. तो कोई आइडिया? पॉजिटिव उतर नहीं सकते ना, सही, पर नेगेटिव चढ़ तो सकते हैं. समझे? अर्थ में भरपूर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स भरपूर है, तो वो नीचे से देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, अरे वाह ऊपर 5 है पॉजिटिव, हमको अट्रैक्शन हो रहा है, आई एम फीलिंग अट्रैक्टेड, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं. तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर चढ़ेंगे, बड़ी शराफत से चढ़ेंगे. मतलब 5 पॉजिटिव है ना, तो 5 ही नेगेटिव चढ़ेंगे. ऐसा चलो 5 पॉजिटिव है तो 10 चढ़ जाए, वो लोग थोड़ा सा वो लिहाज रखते हैं. एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज आई टोल्ड यू, पांच नेगेटिव चढ़ जाएंगे ऊपर, 1 2 3 4 5. अभी कोई मेरे को बोलेगा, सर इससे क्या फायदा हुआ? अच्छा भाई, जरा हिसाब तो लगाओ. डोंट यू अग्री, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो कर दिया. अगर आप पूरे स्फीयर में देखो तो 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 10 नेगेटिव चार्जेस हैं.
5 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, तो नेट कितना हुआ? 5 नेगेटिव। 5 नेगेटिव। ये 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, और मेरा काम होने पर मैं रॉड को चुपचाप सरका लेता हूं। चल बेटा घर जाने का टाइम आ चुका है। एंड एज अ रिजल्ट फाइनली ये तो खा गए एक दूसरे को। भाई किसी को शक तो नहीं है कि कौन कैसे खा गया? एंड दिस नेगेटिव चार्ज गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड वी गेट अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पॉजिटिव को हटा नहीं पाया तो क्या हुआ? मैं नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करके उसको न्यूट्रलाइज तो कर सकता हूं। तो ये 5 पॉजिटिव को ये 5 नेगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज करते हैं। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कितना हो जाता है? 0। तो ये पांचों ने इन पांचों को 0 कर दिया, मैटर क्लोज हो गया। तो हमारे इसमें नेट चार्ज कितना बचा स्फीयर में? 5 नेगेटिव, which gets redistributed, and thus we have a negatively charged sphere. Is this understandable, gentlemen and ladies? Absolutely कोई शक नहीं। ओके तो ये एक्स्ट्रा था, ये ऐसे ही दिखा दिया मैंने आपको। ऐसा टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई सम नहीं है, बट एनीवेज। अच्छा, अब इतना चार्जेस पिछले 1-1.5 लेक्चर से चार्जेस कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है चार्जेस की, अब वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आसान प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। सर ई का होता है एडिटिविटी, मतलब एडिशन करना। अच्छा, सपोज मेरे पास 5 मास है, 2 किलो, 1 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 3 किलो, 5 किलो और 4 किलो। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम? 10 किलो। 5 और 4 9 और 1 10 और 15। हाँ, 15। क्या बात है यार, तुम तो यार मैथ्स की धज्जियां उड़ाने में लग गए हो। सो टोटल मास सिस्टम का कितना है? 15 किलो। पर अगर मैं तुमसे कहूं मेरे पास 5 चार्ज हैं, 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम। सर, इसमें प्लस माइनस नहीं लगेगा? वेरी गुड। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा था, इस बार भी कहता हूं, मास 2 किलो चल जाता है, क्योंकि मास की कोई साइन नहीं है, मास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, मास होता है। पर मैं बोलूं 1 कूलम चार्ज, तुम बोलोगे सर ये क्या है? बगैर प्लस या माइनस के साइन के 1 कूलम का कोई मतलब नहीं है। डज इट मेक सेंस? नो इट डज नॉट, दिस इज नॉनसेंस। सो charges can be added, no doubt, like masses, but we will have to take their sign into consideration. So that is the most important thing. Charges can be added, but we have to take their sign into consideration, into account. इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरा ये वर्ड बड़ा है। 15 किलो का मामला ठीक है ना? Into consideration. Okay, for example, we have charges Q1, Q2, Q3. So the net charge, you can very simply write Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, just masses जैसा ही। बट जब इसकी वैल्यू की बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5 चार्जेस प्लस 1 कूलम माइनस 2 कूलम माइनस 3 कूलम प्लस 5 कूलम एंड प्लस 4 कूलम। Then you just can't simply add numbers कि 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 and 5 11, 11 and 4 15 coulomb. No,
what will be your net charge? The net charge of the system is, ऐड करना है, +1 + -2 + -3 + +5 + +4। कूलम कहां लिखती है? सो ये जो प्लस माइनस है वो माइनस ही हो जाएगा। सो 1 - 2 -1 -1 -3 -4 -4 + 4 गियो and answer will be, do you understand? So charges can be simply added, no problem, but we have to take their sign into consideration। बगैर साइन के चार्ज कुछ नहीं है। ऑलराइट, सेकंड आइडिया, मैं कैन आई टेक दिस ऑफ? आई जस्ट वांट यू टू राइट दिस। द सेकंड इज कंजर्वेशन, जिसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। आई एम श्योर चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 11 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखा था कि इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम the algebraic sum of charges always remains constant। तब तो पकड़ के बैठ गए थे, ओके, इन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम द algebraic sum of charges remains constant। बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने देखा था जब हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब कर रहे थे। अच्छा, हैव यू टेकन दिस डाउन? आई विल वेट फॉर सम टाइम। Yes, sir. Okay, so I am again bringing back those memories। जो मैंने ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के साथ जो किया था वही चीज मैं फिर से कर रहा हूं। आई होप यू आर लुकिंग एट इट। ग्लास रॉड रबिंग विथ सिल्क क्लॉथ। याद है मैंने एग्जांपल लिया था कि ग्लास रॉड में लेटर से 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, सिल्क क्लॉथ में 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, एंड ग्लास रॉड में से 3 इलेक्ट्रॉन्स जाते थे। मैंने घिसा तो 3 इलेक्ट्रॉन गए, फिर मैंने हिसाब लगाया तो दिस इज 10 प्रोटॉन्स, 10 में से 3 गए तो यहां पे 5 प्रोटॉन्स, 5 और 3। अच्छा, व्हाट इज, अब हो गया, हिसाब किताब क्लियर है। तो व्हाट इज द नेट इनिशियल चार्ज? सबसे पहले ग्लास रॉड का हर प्रोटॉन का चार्ज कितना है? +E। हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -E। तो इसका नेट चार्ज कितना हुआ? 0। इसका +5E एंड -5E, तो कितना हुआ? 0। अब नेट फाइनल चार्ज, प्रोसीजर हो चुका है सर। अब ग्लास रॉड का चेकिंग करो। ग्लास रॉड का 10 प्रोटॉन तो +10E, 7 इलेक्ट्रॉन -7E, 0 नहीं होगा। इसका चेकिंग करो, 5 प्रोटॉन +5E, 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका नेट कितना होता है? इसका कितना होता है? फाइनल क्या हो गया? 0 ही होगा सर। घिसने के प्रोसीजर के पहले नेट चार्ज 0 था। घिसने के प्रोसीजर, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के प्रोसीजर के बाद भी नेट चार्ज 0 ही है। भले कुछ यहां से वहां गया हो या यहां से यहां आया हो, फिर भी सिस्टम का नेट चार्ज जो पहले था अभी भी वही है। तो प्रोसीजर के बाद भी पहले जितना चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज है। चार्ज न बढ़ा, न घटा, न डिस्ट्रॉय हुआ, न प्रोड्यूस हुआ। ऑलराइट, सो अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट। एक और एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली ये एग्जांपल है ना, मैंने एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल के लिए मैंने लिखा है। आप इस न्यूमेरिकल को मैं आपको बता देता हूं कौन सा नंबर है।
मेरे ध्यान में था पर नंबर याद नहीं रखता मैं. Number numerical 1.5. I think it's a very lovely idea. Are you looking at numerical 1.5? This is actually 1.5. Numerical 1.5. बराबर. So हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रूव करना है, तो जो नेट इनिशियल चार्ज है 0, नेट फाइनल चार्ज भी वही है 0. दिस विल बी न्यूमेरिकल 1.5. अच्छा, एक और बात मैं ये उड़ा के आपको वो बात बता दूं. आगे जाकर के चैप्टर्स अलग अलग हो जाएंगे, एटम्स, न्यूक्लियाई के चैप्टर्स आएंगे, एंड आई विल टेल यू दैट अ न्यूट्रॉन decays into a proton and an electron. Is this procedure obeying the law of conservation of charge? क्या इस we'll have to prove it. अच्छा, net initial charge is the charge on the neutron. Neutron पे कितना चार्ज है श्रीमान? 0. And what is the net final charge? It is the charge on proton plus charge on electron. Proton पे चार्ज कितना? प्लस E. And electron पे चार्ज कितना? How much is plus E plus minus E? 0. So is the law of conservation of charge obeyed in this particular example? Yes, it is. Yes, sir. So a neutron can break and form a proton and an electron without violating the law of conservation of charge. Kindly take this down and we move further. Yup. Tell me. क्वांटाइजेशन होता क्या है सर? मैं पहले एक्सप्लेन कर लूं भाई. क्वांटाइजेशन, एक एग्जांपल दे देता हूं तेरे को. सपोज यू हैव अ सैक फुल ऑफ शुगर. ओके, यू हैव अ सैक फुल ऑफ शुगर. तेरे पास शुगर की एक बोरी है और उसमें बहुत सारा शुगर है, एंड तेरे पास 5 किलो का वेट है. ओके, अब मैं तेरे पास आता हूं कि भाई यू आर अ शुगर डीलर, और मैं तुझसे कहता हूं भाई आई नीड सम शुगर. व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर यू कैन गिव मी? 5 kg? Yes, sir. that is the only measure that you can give me accurately, right? Acha, what is the next possible amount of sugar you can give me accurately? 10 kg? Yes, sir. What is the next possible amount? 15 kg? 20 kg? So you can give me sugar only in these measures. Multiples of 5. Very good. So all these are multiples of 5 kg. So sugar has been quantized. तो इनके सिवा क्या मुझे सपोज 7 किलो चाहिए शुगर, 7 किलो रिक्वायर्ड है. कैन यू गिव मी 7 kg sugar accurately? No, sir. It is not possible. Can you give me 12.5 किलो sugar? Is it possible? इन वैल्यूज के अलावा बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है. दिस मैंने बांध दिया, अब शुगर की वेट्स को बांध दिया है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन. नाउ द क्वेश्चन इज, सर ये आइडिया यहां कैसे लाओगे? ओके, लुक एट द डेफिनेशन. इट सेज एवरी चार्ज in the universe is an integral multiple of one fundamental charge, which is actually the charge on an electron. That means, and this is the most important equation, ladies and gentlemen, that is all charges in the universe Q has to be equal to n times E. Can you see this? Q is n times E, where E is the charge on an electron.
जिसकी वैल्यू है 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. The smallest value of n is 1. Q is equal to 1e. N can only be integral multiples. So n is an integer. It's an integral multiple. मतलब उसकी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5 and so on and so forth. You can't have n as 2.2. Can you have n as 2.2? No, sir. No. मैंने आपको बता दिया कि n एक इंटीजर मल्टीपल है, तो तुम कहते हो वेरी गुड, ओके. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कैन आई हैव q इज इक्वल टू 5e? इज इट पॉसिबल? Yes, sir. Yes, possible. Can I have q is equal to 285e? Yes, sir. Yes, sir. Can I have q as 2.2e? No, sir. Why would you say no, sir? Just because I wrote here it's an integral multiple, so you say no, sir. But on a conceptual level, क्यों no, sir कह रहे हो? क्या ये तुमको पसंद नहीं है? क्या ये दोनों ज्यादा अच्छे लगते हैं? क्योंकि ये मैंने कहा है ना. तो सपोज मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं, तो सपोज मैं झूठ कह रहा हूं आपसे, तुम कैसे इस नंबर्स को जस्टिफाई करोगे और इसको कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करोगे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है सर? अच्छा, हाँ की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से. ना. अच्छा, अब मैं बताता हूं, खुलता है राज. अब राज खुलेगा. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का एक्सपेरिमेंट किया हमने. यहां से 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, याद है? Yes, sir. जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतना ही चार्ज चेंज होगा ना. Yes, sir. क्या 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं. Yes, sir. क्या 285 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर. Yes. Yes. क्या 2.2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं? No, sir. No, sir. इलेक्ट्रॉन को आधा कैसे? और आधा भी नहीं कर रहा है. इलेक्ट्रॉन के 5 टुकड़े करने, उसमें से एक टुकड़ा देना है यहां पे. क्या ये संभव है? नहीं. No, sir. सो जितने ये नंबर्स यहां जस्टिफाई होते हैं कि सर जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का तो नंबर होगा ना. यू कांट हैव, इफ आई वुड राइट हियर 2.2 की जगह लेट अस से 41.8 e, would this be possible? No. No. No, sir. You can either have 41 electrons or you can have 42 electrons. You can't have 41.8 electrons. This is not possible. You know, ये स्टेयर्स उतरने जैसा है. ये फर्स्ट स्टेयर, ये सेकंड स्टेयर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ. सपोज आप थर्ड स्टेयर पे खड़े हैं, इसके बाद कौन सा स्टेयर संभव है? Fourth. फोर्थ या फिफ्थ. कैन यू हैव 3.5th stair? No, sir. No, sir. Can you have 4.3th stair? No, sir. No, sir. I am talking on a very conceptual level. It would not make sense if you told someone I am on the 4.3rd stair. क्या है? या तो तू चौथे पे है या पांचवे पे है. तू क्या बीच में लटक रहा है क्या? 4.3rd पे लटक रहा है क्या? ये लेवल ही नहीं है. या तो फोर्थ है या फिफ्थ है, बीच में कुछ और है ही नहीं. सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट. ईदर 41 electrons can be transferred or 42. You cannot have a middle number like 41.8. No, that is not possible. All right. So this is what is called quantization of charge. Q is equal to NE. This is going to be your new best friend now. For example, let's take an example. Suppose there is 1 coulomb of charge. We have a body having 1 coulomb negative charge.
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव? बात समझ में आ गई? बॉडी है जिसका 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओके, नो प्रॉब्लम. सो हियर व्हाट इज गिवन, चार्ज कितना है बॉडी का? 1 कूलम्ब. आपको E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. N फाइंड करना है. क्या Q, E और N को लिंक करता हुआ कोई फॉर्मूला आपके पास है इस बोर्ड पे? Q is equal to NE. I think one of the best formulae that we ever got. So Q is equal to NE, which gives me therefore N is Q by E. तो Q कितना है? 1 कूलम. E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ये 10⁻⁻19 ऊपर चढ़ के एंड विदाउट एनी कैलकुलेशन 1 by 1.6 0.625 इंटू 10⁻19 और 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. किसी को मेरे पे अटैक करना है? सर साइन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मुझे यही था कि किसी ने पूछा क्यों नहीं कि सर अभी तो बड़े चिल्ला रहे थे कि 2.2 पॉसिबल इल है, 6.2 पॉसिबल इल है. बेटा तूने ये नंबर तो देखा बहुत ध्यान से, पर इसके बाजू में 10⁻18 देखा. So this number is actually not 6.25, it is 6, 2, 5 and 16 zeros. So ये नंबर अकेला देखो. हाँ, तुम अगर मुझसे कहते कि आंसर है 6.25 तो मैं यहां पे हाई कोर्ट में केस कर देता कि ये पॉसिबल ही नहीं बाबा, तुमने कुछ गलती किया है, तुमने कुछ विचित्र गोची मारा है जिसका तुमको अंदाजा नहीं. पर यहां पे मेरे को सहारा दिया 10⁻18 ने कि भाई ये सही है. 10⁻18 18 जीरो 16 जीरोस लग जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं. सो ये नंबर बिल्कुल पॉसिबल है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. आई वुड लाइक यू टू चेक illustration number 2 at this point. अच्छा, please take this up. Q is equal to any this stuff. If 10⁻9 electrons move out of a body, ये नंबर दिया हुआ है, 10⁻9 electrons move out of a body to another body in 1 second. इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 1 सेकंड में. How much time is required to get a total charge of 1 coulomb? इसको बड़ा क्यों बोलते हैं? 1 coulomb on the other body. Okay. Now, डेटा समझ में आया? सपोज ये बॉडी है, ये पेन खराब है, ये हमारी पेन है और अब इसकी इंक खत्म हो चुकी है. ये बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है और इसमें किसी तरीके से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हर सेकंड में. हर 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में जा रहे हैं. तो हर 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? चार्ज गोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ये इतने तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं in 1 second is, do you know of a famous formula called Q is equal to NE? कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे? 10⁻9 एंड E की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो तुम्हारा कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? 1.6 कूलम इन 1 सेकेंड. तो एकदम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फंडा है कि इफ
1.6 into 10 raised to minus 10 coulomb charge is getting transferred in 1 second, then 1 coulomb होने के लिए कितना टाइम लगेगा श्रीमान? कैन आई सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई? भाई डोंट बड़े उतावले हो रहे हो साहब. So 1 by 1.6 is 0.625 into 10 raised to 10 second, or you might rather call it 6.25 into 10 raised to 9 second. Now, अब ये कितना बड़ा नंबर है, आंसर तो आ गया, पर ये कितना बड़ा नंबर है ये जानने के लिए हमको सेकंड्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आई होप यू नो 1 year is 365 days, each having 24 hours and each hour having 3600 seconds. So, can I simply divide 6.25 into 10 raised to 9 by this big number? Is there someone who is willing to do this? 1 2 3 4 5 और 6, 9 में से 6 निकाल दूं तो 3, and 6.25 divide by 3.65 divide by 2.4 divide by 3.6, 0.198. Yes, sir. is that, and multiply by 10 raised to 3 करूं, so करीबन 198. ओ माय गॉड, मतलब करीबन 200 साल. कैन यू इमेजिन दिस? एक कूलम्ब बनाने के लिए हमको 200 साल का टाइम लगेगा. जस्ट इमेजिन कितना बड़ा चार्ज है 1 कूलम्ब. छोटा चार्ज नहीं है, बहुत बड़ा चार्ज है 1 कूलम्ब. दैट इज व्हाई वी यूजुअली यूज 1 मिली कूलम्ब. मिली मतलब 10 raised to minus 3 कूलम्ब. 1 माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो इज 10 raised to minus 6. ये कुछ अग्रीएबल चार्जेस होते हैं. बाकी अगर तुम बोलो यार मेरे पास 5 कूलम्ब चार्ज है, भाई बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बोल गया. बाकी मिली कूलम माइक्रो कूलम में ही होते हैं चार्जेस. 1 मिली कूलम, ये वैल्यू लिख लीजिएगा, काफी यूज करेंगे. 1 मिली कूलम 10 raised to minus 3 कूलम. 1 माइक्रो कूलम 10 raised to minus 6 कूलम. दिस आइडिया इज एज इंपॉर्टेंट एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. जैसे दो मासेस के बीच का फोर्स हमें न्यूटन ने दिया, उसी तरह दो चार्जेस के बीच का फोर्स हमें कूलम्ब ने दिया. माय गॉड, एज इंपॉर्टेंट एज न्यूटन्स लॉ. एंड वही फंडा देखेंगे जैसा न्यूटन्स लॉ है, कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे उसको. मेरे पास दो चार्जेस हैं, लेट अस से Q1 एंड Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. दो चार्जेस है पॉइंट साइज, स्टेशनरी चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. कूलम ने यह फाइंड किया कि द इलेक्ट्रिक फोर्स, अब या तो ये दोनों लाइक होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे. ये जो फोर्स है ये है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट लाइक चार्जेस is directly proportional. Look at the wording. एक डेजावू हो जाएगा न्यूटन के लॉ के साथ. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. माय गॉड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. माय गुडनेस, एकदम सिमिलर वर्डिंग्स है. बस न्यूटन के लॉ में मासेस थे, मासेस, यहां चार्जेस है. न्यूटन का लॉ. अच्छा, दूसरा क्या चेंज है न्यूटन के लॉ में और इसके लॉ में? दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन ही होता है. यू रिमेंबर, टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. जबकि यहां पे अगर एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव हो तो दोनों क्या करेंगे? रिपेल. और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट. सो कुछ भी हो सकता है. न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव.
whereas electric force can be attractive or can be repulsive. So this force between the two charges directly proportional to product of the charges q1 into q2 and inversely proportional to the square of the distance between them. So inversely proportional to r square, दोनों का मिलन F proportional to Q1 Q2 by R square. भाई मौका आ गया इंट्रोड्यूस करने का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R square. आपकी जिंदगी बदल देगा ये इक्वेशन. F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R square. अच्छा, इस पावन मौके पे कोई मुझे न्यूटन के ग्रेविटेशन का इक्वेशन बता सकता है फोर्स का? F is equal to G M1 M2 R square. F is equal to G M1 M2 by R. ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है. यहां मासेस है, यहां चार्जेस है. यहां नीचे आर स्क्वायर सेम है. दिस जी वॉज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. आई थिंक आई रिमेंबर द वैल्यू 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये भी एक बहुत ही सुंदर कांस्टेंट है. हियर के इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट एंड जिसकी वैल्यू वेरी लवली वैल्यू, क्या ब्यूटीफुल वैल्यू है, 9 into 10 raised to 9. कितना मस्त है, 9 into 10 raised to 9. याद करने में इतना अच्छा. पर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? के को आइसोलेट करो, फोर्स इंटू आर स्क्वायर. कूलम्ब बराबर है. सो के इज 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. एंड आपके पेरियूजल के लिए मैं जी की वैल्यू भी लगा ही देता हूं. जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. आपके इंफॉर्मेशन के लिए, मैं जानता हूं आपको याद है. नाउ अब एक्चुअली न्यूटन का लॉ यहीं खत्म हो गया था, इससे आगे नहीं बढ़े थे. क्या जी से आगे कुछ और आता था? नहीं. हाँ, वेक्टर फॉर्म आता था, बट वही स्टोरी है. स्केलर फॉर्म में F इज इक्वल टू G M1 M2 by R square was the end of story. But this equation is not the end of story. क्यों सर? We write. सर अब क्या लिखना है आपको? K, can you see this down below? आपको यहां से नीचे तक नजर आ रहा है? K is 1 by 4 pi epsilon 0. ये 4 है, ये पाई है, ये एप्सिलॉन 0 है. ये सर ये फुक्कट का क्यों लिखा आपने? ये अच्छा था, हमें इतना अच्छा लगा था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R square. भाई मुझे भी अच्छा लगता है, पर ये लिखना पड़ा क्यों? ये कौन है ये एप्सिलॉन 0? कहां से लाए सर आप? इसको नाम दिया गया है एप्सिलॉन 0 कहते हैं. एंड ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम. सर ये इतना बड़ा नाम, ये इतना गंदा इक्वेशन, काम का क्या है बताता हूं. अच्छा, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो दे दो. 8.85 इंटू 10 raised to minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो ठीक है, वैल्यू देख ली, इसका नाम देख लिया, इसका अब काम बताओ. अच्छा, बिफोर मैं इसका कुछ काम बताऊं, ये जी को क्या नाम है? क्या नाम है जी का? यूनिवर्सल कांस्टेंट ना. इसका मतलब है कि ये फोर्स की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में तुमने 2 मासिस कहीं पे भी रखे हो, 2 मासिस को एयर में रखा है, 2 मासिस को सैंड में रखा है, पानी में रखा है, दूध में रखा है, कहीं पे भी रखा हो, F की वैल्यू, G की वैल्यू पूरे हर जगह कांस्टेंट रहती है. पर यह बात इसको ही लागू पड़ती है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस को नहीं. इलेक्ट्रिक फोर्स विल चेंज when medium changes. So we'll write that as a note.
इलेक्ट्रिक फोर्स चेंजेस विथ चेंज इन मीडियम। सर इसका मतलब क्या है? आपने जो लिखा है इसका मतलब यह है कि अगर मैंने दो चार्जेस को रखा है एयर में तो फोर्स कुछ होगा, वही दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे पानी में रख लो, फोर्स चेंज हो जाएगा। वही दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे सैंड में रख लो, फोर्स चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे मीडियम चेंज हो रहा है, उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स भी चेंज हो रहा है। तो टू सिग्निफाई द प्रेजेंस ऑफ मीडियम मैं लिखता हूं वह के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एंड अभी अपने को जानने की जरूरत नहीं कि सर आप मीडियम चेंज करोगे तो इक्वेशन में क्या चेंज होगा, वो जेई नीट में बताऊंगा, इसमें जरूरत नहीं है। ओके, इसमें तुमको सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम के साथ पलटता है एंड एज अ रिजल्ट आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन आखिर का बन जाता है F is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square। हाँ, मैं आपकी अरमानों पे पानी नहीं फेरूंगा, ये इक्वेशन अपना बेस्ट इक्वेशन है, वी विल कीप यूजिंग दिस, डोंट वरी। बराबर, फिलहाल के लिए दिस इज आवर न्यू बेस्ट फ्रेंड। सो F is equal to K Q1 Q2 by R square। Is this absolutely agreeable people? कोई शक? Okay, I am looking at numerical number 1, which I think basic data दे करके मैं आप पे छोड़ देता हूं, आप इसको होमवर्क में सॉल्व करते हैं, वो मेरा इच्छा है। मैं आपको बेसिक डेटा समझा देता हूं किस तरह करना है। Can I take this off? There are some things that you need to jot. Please jot them. Okay, so numerical 1 is on track. What is the force between two small charged spheres having charges of Q1 is how much? 2 into 10 raised to minus 7 coulomb, and Q2 3 into 10 raised to minus 7 coulomb, placed at a distance of 30 centimeter apart. That's 0.3 meter in air. Okay, lovely numerical this. And I think one of the best uses of Coulomb's law, we know according to Coulomb's law, सर्वप्रथम तो इक्वेशन F is equal to K Q1 Q2 by R square। मेरे पास K की वैल्यू तो हमेशा मौजूद है, 9 into 10 raised to 9। Q1 की वैल्यू कितनी? 2 into 10 raised to minus 7। Q2 की 3 into 10 raised to minus 7 ओवर R कितना है? 0.3 का स्क्वायर। आर वी गुड? सो 9 into 2 into 3, अच्छा 10 raised to करो तो minus 7 is minus 14, 9 minus 14 is minus 5, and 0.3 can I write it as 3 into 10 raised to minus 1 का square? I'm just moving around, so this is 9 into 6 and 3 का square 9 into 10 raised to minus 2, boom boom। I think my answer is out here, so F is 6 into minus 5 plus 2, or you can write it as 0.006 Newton। Is this an absolutely cocker idea? Agreeable? एकदम मस्त था, इजी था, एकदम इजी पीजी जापानीजी जैसा। एंड नाउ अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल 11। आर यू लुकिंग एट न्यूमेरिकल 11 प्लीज? I want you to look at numerical 11 really hard because English में है, I'm sure you have observed, and English is a very funny language। ये तुमको एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसा दौड़ाएगी अगर तुमने सही नहीं पढ़ा तो। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised to minus 7। इसका मतलब ये है पॉलीथीन पीस को किससे रगड़ा गया है? वुल। एंड पॉलीथीन पीस का चार्ज कितना हुआ है? कितना है? 3 into 10 raised to minus 7। बाप रे, ये पेन खतरनाक।
भयंकर हो गई है, बिल्लू भयंकर। फिर से क्यों लिखते हैं अच्छी पेन से, ले, इसकी भी गंभीर है। पर कौन सा चार्ज है ये? नेगेटिव। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नोटिस एवरी वर्ड प्रॉपर्ली। अच्छा, estimate the number of electrons transferred from which to which, and is there a transfer of mass? Okay, estimate क्या है? पहला, number of electrons transferred, and is there transfer of mass? सर्वप्रथम भाई, पॉलीथीन पीस नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ होगा? तुम बट ऑफ कोर्स तुमने पॉलीथीन पीस को वूल के साथ रगड़ा। पॉलीथीन पीस ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे या लूज किए होंगे? इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल? सो in this process wool has lost electrons and polythene has gained electrons. Is this an absolutely perfect idea? And कितने electrons transfer हुए? So number of electrons can be obtained by Q is equal to NE. So N is Q by E. Q कितना है? 3 into 10 raised to minus 7 over E की वैल्यू 1.6 into 10 raised to minus 19. Minus 7 plus 19. 1.875 into 10 raised to 12 electrons. एंड अगर आपको चाहिए तो 1.9 या 2 भी लिख सकते हो, आपको जो ठीक लगे। इट्स जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर हो गए वुल से पॉलीथीन, सो वुल से इलेक्ट्रॉन्स गए पॉलीथीन में। वुल से इलेक्ट्रॉन्स गए पॉलीथीन में, चार्ज तो गया ही, पर क्या उसके साथ मास गया होगा? क्यों सर? क्यों सर? क्या इलेक्ट्रॉन में मास होता है? 9.1 into 10 raised to minus 31 kg। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन वुल से पॉलीथीन में जाए तो थोड़ा मास तो जाएगा ही ना, इलेक्ट्रॉन जितना। सो इलेक्ट्रॉन में मात्र चार्ज नहीं, मास भी तो होता है। सो एज इलेक्ट्रॉन्स पोजेस मास ऑल्सो, so mass is transferred as electrons possess mass, comma, so mass is also transferred along with charge। तो कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा भाई? कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए? 1.875 into 10 raised to 12। So mass transferred m is n into mass of the electron। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं? 1.875 into 10 raised to 12, एंड हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 into 10 raised to minus 31। So 12 minus 31, isn't it minus 19 kg? 17.0627। So करीबन 1.7। 1.7 into 10 raised to minus 18। Is this absolutely agreeable, people? So along with charge,
mass will also be transferred from wool to polythene. ये याद रखना, जो भी नेगेटिव होगा ना उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे। और अगर मैं कहता कि पॉलीथीन पीस पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होता? पॉलीथीन पीस ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, है ना? सिंपल। Yes. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, you are game for one more numerical, last numerical, are you game? Yes, sir. Okay, so I think illustration number 5 is the order of the day, the last numerical of the day. बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, you will love it. कूलम्स लॉ के साथ साथ चार्जिंग बाय कंडक्शन के आइडिया को भी फॉलो करता हुआ ये फंडा है। ओके, और बहुत आसान है, बस इसको सही से समझने की आवश्यकता। Illustration 5, I'll ditch this pen. This pen is useless and I will try my luck with this. Wow, this is good. Okay, illustration number 5. I hope you've opened to illustration number 5, please. I would have loved to tell you the page number, except I don't know myself the page number. I think 14. Oh, sir, कितना बड़ा है यार। बड़ा नहीं है बेटा। इनिशियल केस 1, मेरे पास दो स्फीयर है, दिस इज स्फीयर ए एंड ये है स्फीयर बी। फिलहाल दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है, आई विल कॉल इट आर। मैं अच्छा, ए पे चार्ज है Q1, बी पे चार्ज है Q2। डू यू अंडरस्टैंड? आई गॉट टू स्फीयर्स, you can consider them like point sizes. एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2, and they are both placed 10 centimeter, which I called R, apart. What will be the electric force between them? The electric force. Q1, Q2 upon us. Absolutely no doubt so far. So I'll write it in blue. Blue. So F is equal to K Q1 Q2 by R square. Lovely expression. अब सर क्या होगा? Now I will have to read the data. अब डेटा क्या कहता है? Now what happens is स्फीयर्स में बीच में आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन पे spheres A and B are touched by uncharged spheres C and D respectively as shown. C and D are then removed and B is brought closer to a distance of 5 centimeter. इतना प्रोसीजर कर लेते। अब ध्यान से, मैंने अब A को, A कितना चार्ज A का था? Q1। मैंने A को C के साथ टच किया है जिसका चार्ज है 0। भाई A का चार्ज है Q1, C इज अनचार्ज्ड। डू यू अग्री? टच करके दो जिस्म एक जान हो गए। Yes, sir. What is the net charge of this system? 0 plus Q1 कितना होगा? Q1 by Q? Why are you moving on? मैं सिर्फ सिस्टम का चार्ज पूछ रहा हूं। 0 plus Q1 which is Q1। अब जब अलग थलग हो जाएंगे तो कितना चार्ज होगा हर एक पे? कोई शक? बराबर। अच्छा, अब बी की बारी। मैं बी को भी, बी का कितना चार्ज है? Q2। एक अनचार्ज स्फीयर डी के साथ टच करता हूं। डी अनचार्ज है, बी का चार्ज है Q2। टच करने पर दोनों एक जिस्म एक जान हो गए, दो जिस्म एक जान। नेट कितना होगा? एंड फिर जब दोनों को अलग अलग किया, इज दिस एब्सोल्युटली परफेक्ट? कोई शक? no, sir. अब मैं C और D को उड़ा देता हूं एंड अब मैं A और B को फिर से करीब लाता हूं। ये रहा A जिसका अब चार्ज कितना है? Q1/2। और ये रहा B
जिसका अब चार्ज कितना है Q2/2 और अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। भाई पहले 10 सेंटीमीटर को मैंने R कहा था, तो 5 सेंटीमीटर को क्या नाम दे हम, R/2 है ना। अगर 10 सेंटीमीटर R है तो 5 सेंटीमीटर इज R/2। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स नाउ, एनीवन? F dash K Q1 dash Q2 dash by R dash। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज, तो Q1 dash Q1/2 Q2 dash and R dash, बिल्कुल। तो अब ये क्या बन गया, K Q1 Q2 by 2 2s are 4 and R/2 the whole square is R²/4 by 4 cut. What are you left with? K Q1 Q2 by R². Hey, how much is K Q1 Q2 by R²? Isn't it F? Yes, sir. Wow. So F dash is finally F। इतना बड़ा सम, पर आप देखो एक्चुअल सॉल्विंग कितना है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना। बाकी सब कुछ तो लॉजिक है, जो हमने पढ़ा वो यहां लगाया, ए को सी के साथ लगाया, बी को डी के साथ लगाया, टच करने के बाद अलग थलग किया तो आधे आधे चार्जेस हो गए, फिर सी और डी को उड़ा दिया, सिर्फ ए और बी को रखा, और अब डिस्टेंस चेंज कर दिया, R/2 हो गया, और अब फिर से फाइंड किया F डैश, फाइनली F जितना ही रहा। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। या कि अब जब तुमने ऐसा किया है, ए को सी के साथ टच किया, बी को डी के साथ टच किया, फिर ए और बी को वापस सामने लाए एक दूसरे के, और डिस्टेंस अब कर दिया आधा, तो अब कितना फोर्स होगा उनमें? द इलेक्ट्रिक फोर्स नाउ F डैश इजंट, हमने कैलकुलेशन करके देखा, इट इज सेम एज द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फोर्स बिफोर टचिंग। Yes. All right, guys. So this is where the idea ends, and I would like you to do these sums at home, practice these ideas at home, and next time जब मिलेंगे तो Coulomb's law in vector form और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लेके आऊंगा, और मिलके करेंगे काम, पर ये रिवाइज करना तभी होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड यू स्टे सेफ, बाय बाय। Bye, sir.